वहीं राजमहल में रात के समय सम्राट, अखंड और विराज तीनों ही बैठे हुए थे। सम्राट बोला, सोच लो अखंड, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। अखंड पलंग से उठकर बोला, फिलहाल तो मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। लेकिन जब वह गलियारे से निकलकर अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसे अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अखंड को लगा कि शायद उसका वहम है। वह फिर से पलटकर अपने कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन फिर से उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। अखंड ने एक गहरी सांस ली और वहीं खड़ा रहा। उसने कोई हलचल नहीं की, न ही कोई कदमों की आहट। वह जानता था उसके पीछे कोई तो है और उसका अंदाजा लगभग आनंदी पर आकर टिक रहा था। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। आनंदी एक बड़े से फूलदान से बाहर आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि अखंड उसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। अखंड बोला, क्या हुआ राजकुमारी, हमारा पीछा क्यों कर रही हो? आनंदी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, आपका पीछा तो नहीं कर रही। वह मैं अपने कक्ष को ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा। इतना कहकर वह वापस से उल्टी जाने लगी तो अखंड बोला, आपको यहां आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं राजकुमारी आनंदी, और आप कह रही हैं कि आपको अपना कक्ष नहीं मिल रहा। मान लेता हूं कि विजयगढ़ बहुत बड़ा नगर है और महल भी बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना कक्ष ही भूल जाएं। वैसे रोज भूल जाती हैं या आज कुछ खास बात है? आनंदी इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सच में अपने कक्ष का रास्ता भूल गई हूँ, लेकिन शायद मुझे याद आ गया, इस तरफ से जाना है। इतना कहकर आनंदी एक दूसरे गलियारे की ओर मुड़ गई। अखंड अभी वहीं खड़ा हुआ था। आनंदी 4-5 कदम चली और उसने पलटकर देखा तो अखंड अभी भी खड़ा हुआ था। आनंदी फिर वापस से जाने लगी। वह 4-5 कदम ही चली थी कि अखंड बोला, राजकुमारी आनंदी, अपने हृदय पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि क्रोधित होकर ही सही, लेकिन राजकुमारी देवयानी ने सही कहा था। राजकुमारी की शादी राजकुमार से ही होती है, किसी सेनापति के पुत्र से नहीं। यह सुनकर आनंदी के कदम रुक गए। उसने पलटकर अखंड को देखा और बोली, क्यों नहीं हो सकता विवाह? क्या राजकुमारी की कोई इच्छा नहीं? क्या राजकुमारी को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता नहीं? क्या उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं? क्या वह अपनी इच्छा अनुसार जी नहीं सकती? प्रेम प्रेम होता है, उसमें सत्ता बीच में नहीं आती। आप नहीं जानते, लेकिन आज से कई साल पहले राजकुमारी मंदाकिनी ने भी अपनी इच्छा से गरुड़ कबीले के सरदार से विवाह किया था। वह भी तो नाहरगढ़ की राजकुमारी थी, तो क्या उसका प्रेम प्रेम नहीं है? जैसे जीजी को लगता है कि राजकुमारी का विवाह राजकुमार से होता है, मुझे नहीं लगता। मेरे लिए प्रेम प्रेम है। अखंड कुछ बोला नहीं, बस आनंदी को देख रहा था। अखंड बोला, आप अपने प्रेम का इजहार कर रही हैं राजकुमारी? ये सुनकर आनंदी हैरान हो गई। भावुक होकर उसने क्या कुछ नहीं कह दिया था। वह पलटकर खड़ी हो गई। अब अखंड को देखना उसके बस की बात नहीं थी। तेज कदमों से वहां से जाने लगी तो अखंड बोला, अगर आप हमें सच में प्रेम करती हैं तो सुबह महादेव के मंदिर में हमसे मिलने जरूर आएंगी। हम आपका इंतजार करेंगे। आनंदी अब नहीं रुकी और चुपचाप चली गई। उसके जाते ही अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मान चुका था कि शायद अब उसके और आनंदी के बीच कोई रिश्ता स्थापित न हो, लेकिन आज आनंदी ने जो अपने दिल की बात कही, उसके चलते अखंड को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि उसका प्रेम भी आगे बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट सोने की तैयारी कर रहा था और तभी उसके कमरे में गरुड़ कबीले का एक निवासी आया। उसे देखकर सम्राट हैरान हो गया। सम्राट बोला, जाटव, तुम यहाँ? जाटव बोला, सम्राट, सरदार ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। सम्राट बोला, तुम इतनी रात को क्यों आए हो और ऐसे छुपते हुए क्यों आए हो? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? और तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। तुम यहाँ कैसे आए? जाटव बोला, मैं छुप कर आया हूँ। हमें छुपने की कला आती है। आप सब छोड़िए, ये आपके लिए संदेश। इतना कहकर जाटव ने अपनी कमर से गोलाकार संदेश की लकड़ी निकाली और सम्राट की ओर बढ़ा दी। सम्राट ने संदेश ले लिया और बोला, लेकिन तुम छुपकर क्यों आए हो? तुम कल सुबह भी मिल सकते थे। जाटव बोला,
इतना वक्त नहीं है, सरदार ने रात को ही आपको संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। सम्राट बोला, ठीक है, तुम जाओ। जाटव बोला, ऐसे नहीं जा सकता, आपको इस संदेश को पढ़ना है, उसके बाद मुझे संदेश का जवाब देना है। सम्राट ने एक नजर विराज को देखा जो आराम से पलंग पर सो रहा था। फिर उसने जाटव को देखकर कहा, माँ ने विराज के लिए कोई संदेश नहीं भेजा? जाटव बोला, नहीं। सम्राट ने संदेश खोलकर देखा। उसमें लिखा था कि अभी के अभी नदी के किनारे आकर अपनी माँ से मिलो, बहुत ज्यादा जरूरी है, कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हें अभी आना होगा। अगर तुम अब भी नहीं आए तो सुबह होने से पहले तुम्हारी माँ वहां आ जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। तुम किसी को भी अपनी माँ का परिचय नहीं दे पाओगे, इसीलिए अपनी माँ से मिलने जल्द से जल्द आ जाओ। तुम्हारा मामा भीमसेन। सम्राट ने संदेश पढ़ा और हैरानी से जाटव को देखा। जाटव बोला, बताइए सम्राट, मुझे वापस जाकर क्या कहना है? सम्राट बोला, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जाटव ने कहा, ठीक है, चलिए। इतना कहकर जाटव ने अपनी कमर पर बंधी हुई एक रस्सी निकाली और सम्राट की बाजू पकड़कर उसे महल के झरोखे के पास ले आया। जाटव ने रस्सी को घुमाकर दूर फेंका तो वह रस्सी महल के बाहर एक पेड़ में लग गई। जाटव ने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट, अब जैसे मैं जाऊंगा तुम भी वैसे आ जाना। सम्राट ने हाँ में गर्दन हिलाई। जाटव ने रस्सी का दूसरा सिरा वहीं महल के एक खंभे में बांध दिया और जाटव उस रस्सी को पकड़कर जाने लगा। नीचे सैनिक खड़े थे, लेकिन किसी ने भी ऊपर नहीं देखा और जाटव आराम से महल के बगीचे को पार करता हुआ महल के बाहर चला गया। वैसे ही सम्राट ने किया, लेकिन सम्राट बहुत हैरान था कि अचानक से ऐसी कौन सी बात आ गई जो अभी उसे अपनी माँ से मिलना होगा। थोड़ी देर बाद सम्राट और जाटव दोनों ही पेड़ से उतर रहे थे। जाटव बोला, अब जैसे आप आए हो वैसे ही वापस भी जाना है। सम्राट ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों वहां खड़े घोड़े पर बैठ गए, जिसे शायद जाटव ने ही खड़ा किया हुआ था। थोड़ी देर बाद वह घोड़े जंगलों में दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते कुछ ही पलों में वह दोनों घोड़े नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे भीमसेन और चंद्रप्रभा दोनों खड़े हुए थे। दोनों को एक साथ देखकर सम्राट के दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो गई। वह घोड़े से उतरा और सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने माँ के पांव को छुए और फिर भीमसेन के पांव को छू लिया और हाथ जोड़कर बोला, क्या हुआ है माँ, क्यों बुलाया है? वह भी इतनी अचानक से, कुछ हुआ है क्या? मंदाकिनी, माँ तो ठीक है ना? और विराज को क्यों नहीं बुलाया? विराज वहां महल में अकेला है, मुझे नहीं देखेगा तो बेचैन हो जाएगा। हुआ क्या है? चंद्रप्रभा ने कहा, तुमसे बात करनी है सम्राट। तुम्हें तुम्हारे जन्म की सच्चाई बतानी है। तुम्हें बताना है कि तुम कौन हो। तुम्हें बताना है कि तुम्हारे पिता कौन है। तुमने आज तक मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है, लेकिन मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम गरुड़ कबीले के निवासी नहीं हो। मैं गरुड़ कबीले की निवासी नहीं हूँ। मैं भीमसेन की बहन भी नहीं हूँ। यह सुनकर सम्राट हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा है, लेकिन यह सपना नहीं था। चंद्रप्रभा ने सोच लिया था कि वह सम्राट को सब कुछ बता देगी। तभी तो सम्राट गंभीर रूप से इस प्रतियोगिता को जीतकर विजयगढ़ के सिंहासन पर विराजमान होता। चंद्रप्रभा ने और कोई सपना तो देखा नहीं था, लेकिन विजयगढ़ के सिंहासन पर अपने बेटे को देखना चाहती थी। सम्राट बोला, मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं महारानी चंद्रप्रभा, विजयगढ़ के महाराज सूर्यकांत की धर्मपत्नी चंद्रप्रभा हूँ। मैं महाराज सूर्यकांत की पहली पत्नी हूँ और तुम महाराज सूर्यकांत के पुत्र। यह सुनकर सम्राट हैरान हो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह सब सच नहीं है, लेकिन अपनी माँ के चेहरे के तेज को देखकर वह जानता था कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल सकती। उसने हैरानी से भीमसेन को देखा तो भीमसेन ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है सम्राट। तुम विजयगढ़ के असली वारिस हो। तुम विजयगढ़ के राजकुमार हो। उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। उसके बावजूद भी तुम्हें प्रतियोगिता जीतनी होगी। उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सम्राट बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोनों क्या कह रहे हैं?
मैं विजयगढ़ के राजकुमार सूर्यकांत का बेटा हूं। चंद्रप्रभा ने कहा, हाँ, तुम महाराज सूर्यकांत के बेटे हो। विजयगढ़ में जाकर पूछना कि नीलकमल उनकी पहली पत्नी है या दूसरी। कोई भी तुम्हें बता देगा कि नीलकमल उनकी दूसरी पत्नी है। मुझे तुम्हारी छोटी माँ से तनिक भी घृणा नहीं है और न ही मैं तुम्हारी छोटी माँ से ईर्ष्या करती हूँ, किंतु मैं उससे प्रेम भी नहीं करती कि मैं अपने बेटे का अधिकार उसके बेटे को दे दूं। और वैसे भी विजयगढ़ में सब जानते हैं कि रणविजय योग्य राजकुमार नहीं है, तो विजयगढ़ का सिंहासन उसका कैसे हुआ? विजयगढ़ की परंपरा रही है। विजयगढ़ के सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठता है जो पूर्ण रूप से योग्य हो, और तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं। लेकिन मैंने सुना है कि तुम यह सिंहासन अखंड को देना चाहते हो। यह सुनकर सम्राट हैरानी से अपनी मां को देख रहा था। फिर उसने भीमसेन को देखा। उसे समझ आ गया कि उसकी मां को यह सारी बातें भीमसेन मामा ने ही बताई हैं। सम्राट बोला, मां, आप क्या चाहती हैं? चंद्रप्रभा बोली, इतना सब कुछ बताने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम विजयगढ़ के सिंहासन पर बैठो। मैं चाहती हूँ तुम अपनी मां को सम्मान दिलाओ। मैं चाहती हूँ तुम अपने पिता से पूछो कि उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया था। मैं चाहती हूँ अपने पिता को वह वचन याद दिलाओ जो उन्होंने मुझे विवाह के वक्त दिया था। तुम्हारे पिता श्री ने कहा था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने विजयगढ़ के सिंहासन के लिए दूसरा विवाह किया। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे मेरा सम्मान चाहिए। मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठा देखना चाहती हूँ। मैं महाराज सूर्यकांत की आंखों में पश्चाताप देखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया और यह भी नहीं बताया कि क्यों त्याग रहे हैं। तुम्हें अपनी मां को सम्मान दिलाना होगा। इतना कहकर चंद्रप्रभा ने अपना एक हाथ सम्राट की ओर बढ़ाया और बोली, वचन दो सम्राट, तुम अपनी मां को सम्मान दिलाओगे। वचन दो सम्राट, तुम विजयगढ़ का सिंहासन अखंड को नहीं दोगे। चाहे वजह जो भी हो, तुम यह सिंहासन खुद संभालोगे। मैं विजयगढ़ एक त्यागी हुई औरत बनकर नहीं, बल्कि विजयगढ़ की महारानी बनकर जाना चाहती हूँ। मेरे जहन में जो सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आज तक तुम्हारे पिताश्री ने नहीं दिया, मुझे उन सवालों का जवाब चाहिए। मुझे वचन दो सम्राट। सम्राट के जहन में अखंड की बातें दौड़ गईं। अखंड सिंहासन लेना नहीं चाहता था और इस वक्त सम्राट का अपनी मां के प्रति पहला कर्तव्य था। इसलिए उसने अपना एक हाथ अपनी मां के हाथ में रखते हुए कहा, मैं वचन देता हूं मां, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विजयगढ़ का सिंहासन हासिल करके रहूंगा। मैं पिताश्री से प्रतिशोध लेकर रहूंगा। चंद्रप्रभा बोली, महाराज सूर्यकांत से बात मैं करूंगी। तुम नहीं करोगे, तुम सिर्फ सिंहासन पर बैठोगे। अपने पिताश्री के लिए तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ नहीं किया। जब उन्होंने मुझे त्यागा था, मैं गर्भवती थी, लेकिन यह बात वह नहीं जानते थे, और मैं किसी भी ऐसी बात पर उन्हें दंडित नहीं करूंगी जिनका पता उन्हें था ही नहीं। मुझे पहले यह जानना है कि किसने षड्यंत्र किया कि तुम्हारे पिता श्री ने मुझे महल से निकाल दिया, और उसके लिए मुझे महल जाना होगा। लेकिन मैं महल सम्मान के साथ जाऊंगी। सम्राट ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं वचन देता हूं मां, मैं आपको राजमहल लेकर जाऊंगा, वह भी पूरे सम्मान के साथ। भीमसेन ने कहा, सम्राट, अब तुम वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि विजयगढ़ के महाराज को ऐसा लगे कि हमने तुम्हें जानबूझकर रणविजय के सामने खड़ा किया है ताकि तुम राजकुमार बन जाओ। तुम्हारा जाना ही उचित होगा। सम्राट ने हाँ में गर्दन हिलाई और घोड़े पर आकर बैठ गया। भीमसेन ने जाटव को देखकर कहा, जाटव, सम्राट के आस पास ही रहना और पल पल की खबर देना। जाटव ने हाँ में गर्दन हिलाई। सम्राट समझ गया कि जाटव महल में उसी के आस पास रहता है और वहीं सारी खबर उसकी माँ और भीमसेन मामा को देता है। थोड़ी देर बाद दोनों के घोड़े वहां से दौड़ गए। उसके जाते ही चंद्रप्रभा ने भीमसेन को देखा। उसकी आंखों में पानी आ गया। भीमसेन बोला, रोने से कुछ नहीं होगा महारानी। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और आप अभी से रोने लगी। अभी तो लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी।
आपको अपने पुत्र को विजयी होते हुए देखना होगा। महारानी ने हाँ में गर्दन हिलाई।